एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की इस वक्त मईशत जो है वो अब एक स्टेबिलिटी के फेज़ में आ चुकी है। हम देखते हैं मैक्रो इंडिकेटर्स तमाम के तमाम इस वक्त अंडर कंट्रोल दिखाई देते हैं। OICCI हो, रेटिंग एजेंसीज़ हों, इंटरनेशनल इदारे हों, IMF के डेलीगेशन हों, इस वक्त सभी पाकिस्तान की मईशत पर एक बड़ा एतमाद करते हुए दिखाई देते हैं। अब ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स किस हद तक कैसे आ सकते हैं पाकिस्तान में, जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनका इस वक्त एतमाद कितना ज़्यादा है इस हुकूमत और उसकी हिकमत अमली पर। और फिर हम देख रहे हैं कि कुछ एक सेक्टर्स जिसमें माइनिंग सेक्टर है, IT सेक्टर है, चंद और ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो कारकर्दगी मजीद कैसे बेहतर हो सकती है और वो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स को कैसे मजीद अट्रैक्ट कर सकते हैं, और फिर इसमें लोकल इन्वेस्टर का, प्राइवेट सेक्टर का कितना किरदार हो सकता है। इस साल हमने काफ़ी सारी बिजनेस कॉन्फ्रेंसेज मुख्तलिफ ममालिक में होते हुए देखी, जहाँ पर बड़े MOU साइन हुए, जहाँ पर जॉइंट वेंचर्स हुए। तो क्या उनकी सूरत में पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जो हम पिछले 25 सालों से $2 अरब एनुअल एक एवरेज के तौर पर देख रहे हैं, और इससे ज़्यादा हम एक्सीड नहीं कर पा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। आरिफ हबीब साहब जो सरबराह आरिफ हबीब ग्रुप के हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब पाकिस्तान की मार्केट पर लोकल इन्वेस्टर के साथ ओवरसीज़ इन्वेस्टर का भी एतमाद हो, ये हम देखते हैं कि ज़बानी कलामी MOUs तो बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं, रेटिंग एजेंसीज़ भी हमारी रेटिंग्स को बढ़ा देती हैं, लेकिन अमली तौर पर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो पा रही है पाकिस्तान में? आपने जो है वो बिल्कुल अपने इब्तिदा में सही बातें की हैं कि अगर आपको पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा अहम है। लेकिन जब तक कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम नहीं होगी, टैक्सेशन रेट कम नहीं होंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि एनर्जी प्राइसेस जो है वो पाकिस्तान में हाईएस्ट है रीजन में। अगर कंपेयर करें, हमारा इंटरेस्ट रेट भी जो है वो हाईएस्ट है अगर हम रीजन में कंपेयर करें, तो 22% से 11% आया है, लेकिन इसमें और कमी जो है वो की ज़रूरत है। और इस तरह टैक्स रेट हमारे यहाँ बहुत हाई है, तो वो टैक्स रेट हाई होने की वजह से तो वो नई इन्वेस्टमेंट जो है वो उसकी वायबिलिटी के इश्यूज बनते हैं। तो लिहाजा जो है वो हम देख रहे हैं कि नई इन्वेस्टमेंट लोकल इन्वेस्टर्स से भी की तरफ से भी कोई ज़्यादा नहीं है, और फॉरेन इन्वेस्टर्स तो बिल्कुल ही जो है कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे, जो नंबर्स हमसे शेयर किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को की बेहतरी के लिए ज़रूरी होगा कि हम टैक्स रेट को कम करें, हम एनर्जी प्राइसेस को जो है वो कम करने के इकदाम करें, तो फिर आई थिंक उस एरिया में जो है वो अभी तो इस वक्त तो ऐसा है कि जो है मुख्तलिफ सेक्टर्स में आइडियल कैपेसिटीज़ मौजूद हैं, तो वो अपनी पूरी कैपेसिटीज़ को भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसी तब्दील करनी होगी कि जिससे जो आइडियल कैपेसिटीज़ हैं उनकी यूटिलाइजेशन हो, और वो यूटिलाइजेशन होगी तो फिर नई इन्वेस्टमेंट का केस बनेगा। तो जो है ये यहाँ काम हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी मीटिंग खुद भी की हैं, और उन्होंने जो है टास्क फोर्सेस भी बनाई हैं, और इसमें मुख्तलिफ जो है जो स्टेक होल्डर्स हैं उस पर वो काम कर रहे हैं, और आई थिंक उनकी रिकमेंडेशंस कुछ उनको मौसूल भी हो गई है प्राइम मिनिस्टर को, और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम को जो है वो इंस्ट्रक्शन दी है कि इसको देखें कि वो किस तरीके से ये काबिल अमल तजावीज़ पे जो है वो काम किया जा सके। तारिक साहब, हम देख रहे हैं कि तकरीबन 1.5-2 साल से ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने की, खासतौर पर एनर्जी टैरिफ को कम करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पा रही है। हमारा टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा इससे मुतासिर है, हमारी पूरी ओवरऑल इंडस्ट्री इससे मुतासिर है। हम बहुत ज़्यादा क्या माइंस एंड मिनरल्स पर, IT सेक्टर पर, या 1-2 और ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको गेम चेंजर कहा जा रहा है, क्या उन पर बहुत ज़्यादा हम इन्हिसार कर रहे हैं? हमारे एग्जिस्टिंग सेक्टर्स मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज हो रहे हैं? इस बात का एहसास या इदराक है हुकूमत को? चूँकि आपकी गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल से मुलाकातें होती रहती हैं, तो आपने इस बात को महसूस किया? जी, आई थिंक उनको उसकी अंडरस्टैंडिंग है, और वो ये बिल्कुल इस पर हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर का पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसमें जो है फर्दर ग्रोथ ना होना, आई थिंक ये एक सीरियस मैटर है, जिस पे गवर्नमेंट जो है वो अंडरस्टैंड करती है उसको, और उसके लिए जो इकदाम जो लेने हैं वो आई थिंक लेने की ज़रूरत है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के अंदर जो हर्डल्स हैं उनको रिमूव करना होगा, ताकि वहाँ जो है वो एक्सपोर्ट बढ़े, और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, और फिर जो इलेक्ट्रिसिटी की खपत भी जो है वो बढ़ेगी, और उसकी वजह से फिर प्राइस उसकी नीचे आ सकेगी।
हमारे साहब मुल्क के दीगर जो हिस्से हैं कराची से हट के वहाँ तो चलें, चूँकि सरकारी अभी तक डिस्कोज हैं और वो उस पर सरकार सारी चीज़ें सारे मामलात को तय करता है, लेकिन यहाँ पर कराची में चूँकि बड़ी इंडस्ट्री है, बिज़नेस हब है कराची, और के इलेक्ट्रिक से जो सबकी बिज़नेस कम्युनिटी की भी ज़ाहिर है वो शिकायत मौजूद हैं, हम कराची वाले सबसे महंगी बिजली इस वक्त ख़रीद रहे हैं, तो ये यहाँ पर ये मामलात कैसे बेहतर हो सकते हैं? चूँकि यहाँ पर तो हुकूमत के भी अपने हाथ बंधे हैं, ज़ाहिर है वो तो एक प्राइवेट कंपनी है। आई थिंक उनको भी वो टैरिफ जो है वो डिटरमिन करती है और वो नेपरा करती है, तो यहाँ की भी जो प्राइसेस होती हैं वो उनसे उनकी नेपरा की टैरिफ से जो है वो ज़्यादातर लिंक्ड है। लेकिन अब उसमें ज़रा कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि कुछ जो नए टैरिफ डिटरमिन हुए हैं इसमें जो है वो गवर्नमेंट और के इलेक्ट्रिक के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। के इलेक्ट्रिक समझती है कि ये बहुत ज़्यादा हार्श है और उनके लिए बहुत मुश्किलात का बायस होगा, जबकि गवर्नमेंट समझती है कि ये जो भी है वो एक फेयर ट्रीटमेंट जो है दिया गया है उनको। तो आई थिंक इसका रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। और कराची के ज़रा इशू जो है वो नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स का है, नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स की वजह से जो है वो के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसकी फिर परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होती है। तो उस एरिया में भी ऐसे इकदाम करने होंगे कि जो है वो इनकी बिल की रिकवरी जो है वो हो सके, और वो हो सकेगी तो फिर आई थिंक बाकी सार्फिन के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। तो आरिफ साहब, जो इनएफिशिएंसीज़ हैं अभी एक इलेक्ट्रिक की, ज़ाहिर अगर वो बिल नहीं कलेक्ट कर पा रहे या उनके लाइन लॉसेज हैं या जो भी उनकी इस वक्त ख़राबियाँ हैं या खामियाँ हैं, तो उसमें उन्हें SECP एज़ रेगुलेटर या फिर स्टॉक एक्सचेंज एज़ रेगुलेटर नहीं कोई अपना रोल प्ले कर सकता उनकी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए? चूँकि कराची चलेगा तो ज़ाहिर है यहाँ से टैक्स रेवेन्यू और यहाँ से हमारी एक्सपोर्ट्स और पूरा पाकिस्तान का बिज़नेस तो कराची से ही चलता है। ये थिंक वो ये कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमें जो बिल पे नहीं करता हम उनको जो है वो बिजली सप्लाई ना करें, और इसी वजह से आप ये देखते हैं कि जो नॉन पेमेंट बिल एरियाज हैं वहाँ ये जो है इनकी इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो सप्लाई को कम रखते हैं और वहाँ लोड शेडिंग करते हैं। लेकिन फिर वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है और फिर पॉलिटिकल लीडरशिप भी जो है वो कहती है कि भाई हम इसको नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप लोगों की बिजली को जो है वो बंद करें। तो ये मसला जो है वो हल होगा तो आई थिंक ये एक सस्टेनेबल तरीके से जो है बिजली की सप्लाई, क्योंकि बिजली की कमी नहीं है पाकिस्तान में, बिजली जो है वो वाफिर मिकदार में है। बस यही है कि बिजली उसको दी जानी चाहिए कि जो बिल पेमेंट करता है, और जो नहीं करता उसके लिए ऐसे इकदाम करने चाहिए कि वो उतना इस्तेमाल करें जितना कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो उस पर कंपनी को और गवर्नमेंट को दोनों को मिलकर जो है वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे। और आरिफ साहब ने इंटरेस्ट रेट को भी पिछले 6 महीने से गवर्नमेंट ने स्टैटिक रखा हुआ है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस खासी बेहतर रही है। ये 22% से 11% तो आ गया है, लेकिन ये 11 से नीचे क्यों नहीं आ पा रहा? चूँकि रीजन में हम हर जगह सिंगल डिजिट में इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट और इंटरेस्ट रेट का फ़र्क भी बहुत ही कम 2-3% होता है, लेकिन हमारे यहाँ वो फ़र्क अभी भी मौजूद है। आखिर इतनी ओवर कॉशियस अप्रोच क्यों है हुकूमत की इस सिलसिले में? आई थिंक इसमें मैं समझता हूँ कि स्टेट बैंक का अप्रोच कंजर्वेटिव है और उनको शायद ये फियर है कि अगर हम और मजीद कम करेंगे तो हमें करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला जो है वो बढ़ जाएगा। तो अभी पिछले दिनों उनको एक अपॉर्चुनिटी थी जबकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2-3% आ गया था, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को उन्होंने मिस किया और अब जो है इन्फ्लेशन अगर 6% प्लस है और आइंदा भी ऐसा लगता है कि वो 6 और 8 के दरमियान रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई। और अभी उस फ्रंट पे जो है वो कोई और पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी तो फिर आई बिलीव ये इस पोजीशन में होंगे कि इसको जो है वो कम कर सकें। लेकिन फिर भी ये कि अगर 6 से 8% भी है तो रियल इंटरेस्ट रेट 3 से 5% जो है वो 5% तो यकीनन जो है वो ज़्यादा है, इसमें जो है फिर कमी की जा सकती है। तो आई बिलीव कि ये शायद इसका जो IMF का जो है वो ट्रांच की डिसबर्समेंट के बाद मुमकिन है कि इसमें स्टेट बैंक जो है वो फेवरेबली कंसीडर करे इसको।
सही। और फिर अगर इसमें कमी आती है, सिंगल डिजिट में आता है, तो इसका एक इम्पैक्ट पॉजिटिवली क्या स्टॉक मार्केट पर पड़ सकता है, जो पहले ही 170 के अराउंड पहुंच गया है, उसका इंडेक्स 170 के अराउंड। लेकिन हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, कुछ प्रेडिक्शन शायद ये कैलेंडर ईयर खत्म होते होते ये 2 लाख को भी क्रॉस कर जाएगा, लेकिन अब ऐसा प्रैक्टिकली होना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। जी, आई थिंक ये डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट रेट और मजीद कम होंगे तो स्टॉक मार्केट इसको फेवरेबली जो है वो रिएक्ट करेगी। लेकिन अब चूंकि जो हमारा इंटरेस्ट रेट 22 से जब 11 आ गया, तो इंडेक्स भी अब 40,000 से 1,65,70,000 के दरमियान जो है वो चल रहा है। तो उसमें ये है कि जब तक कि ये फॉरेन इन्वेस्टर्स ना आए हमारे मार्केट के अंदर, कुछ सिग्निफिकेंट अपसाइड जो है वो लिमिटेड लगती है। अच्छा, तो साहब, हमने सितंबर में ये देखा, सितंबर के माह के आगाज़ में चाइना में एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई, यहाँ से कुछ 250 कंपनीज़ के डेलीगेट्स गए, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नंबर था डेलीगेशन का किसी भी ओवरसीज़ इस तरह की कॉन्फ्रेंस में। कुछ 5-6 अरब डॉलर के एमओयूज़ और जॉइंट वेंचर्स और एग्रीमेंट्स हुए। इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज अब हम अमेरिका में, सऊदी अरब में और दीगर ममालिक में भी करवाने का सोच रहे हैं। तो ये इससे इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान लाने में मदद मिल सकती है। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कुछ मल्टी नेशनल्स पाकिस्तान छोड़ कर जा रही हैं। आई थिंक एफर्ट तो काफ़ी हो रही है और एंगेजमेंट पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर है, बट ये जो बेसिक इश्यूज हैं टैक्स रेट के, एनर्जी कॉस्ट के और इंटरेस्ट रेट के बेसिक इश्यूज ये और लॉ एंड ऑर्डर के जो है इश्यूज हैं, आई थिंक उनके एड्रेस होने पर ही डिसिसिव इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, बोथ लोकल एंड फॉरेन। सही। तो आज सब आखिर में बस ये बता दीजिएगा, हुकूमत की इंटेंशन, विल तो यकीनन हर हुकूमत की होती है कि हम अपनी इकोनॉमी को सही करें। ट्रैक सही है, हुकूमत का सिमत का तयन इसने सही किया है, इस वक्त सही राह पर ये चल रहे हैं और आने वाले शायद 1-2 साल में कुछ मजीद बेहतर कर सकेंगे। जी, आई थिंक उनकी जो अंडरस्टैंडिंग तो पूरी नज़र आती है, अंडरस्टैंडिंग है और बहुत ही स्लोली जो है वो ये इकदाम ले रहे हैं। आई थिंक उनको चाहिए कि और ज़्यादा एग्रेसिवली इकदाम लें, IMF के साथ जो है वो अच्छे टर्म्स निगोशिएट करें और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि ग्रोथ भी जो है वो कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे हम अपनी आबादी को जो है वो रोज़गार मुहैया करना चाहते हैं। तो इन्फ्लेशन से मुकाबला करने का एक तरीका ये है कि प्राइसेस नीचे आए, दूसरा तरीका ये है कि लोगों की रोजगार बढ़े, लोगों की जो है उजरतें बढ़े, तो उससे भी जो है वो इन्फ्लेशन का मुकाबला किया जा सकता है। तो उस बात को जो है भी परसू करना चाहिए। सही। और जाते जाते आप इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि जो अमेरिका से हम कम टैरिफ हासिल करने में दीगर ममालिक की निस्बत कामयाब हो गए हैं, खासतौर पर भारत से, बांग्लादेश से, वियतनाम से, तो इसका हम पूरा फ़ायदा उठाने में कामयाब हो सकते हैं, या वहाँ भी ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है ये किसी हद तक हमारे आड़े आ सकता है? आई थिंक वो एक अच्छी खुशहाल बात है, बट हमारा ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई होना बिल्कुल आड़े आ रहा है। तो उस चीज़ का अभी पूरी तरीके से जो बेनिफिट है वो ऐसा सच को खास नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब साहब, सरबराह आरिफ हबीब ग्रुप हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।